अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर। उसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो 11 हैं। उनको हम वन बाय वन जो है ना उसकी इंट्रो देखेंगे। साथ साथ हम पेपर पैटर्न और उसके आखिर में हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी भी डिटेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, उनकी तादाद 11 है और ये स्टार्ट हो रहे हैं मेजरमेंट से। मैं हर चैप्टर के अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो एक आध लाइन के बारे में बताता जाऊंगा। बाद में हम इनको वैसे भी हमने डिटेल के साथ कर रहे हैं। मेजरमेंट्स, इसके अंदर हम फिज़िक्स और फिज़िक्स से रिलेटेड जो उसकी फील्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। उसके साथ साथ एसआई यूनिट्स, उसमें जो बेसिक यूनिट्स होंगे वो देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स और क्वांटिटीज़। इसके साथ साथ हम प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारा कुछ चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम पहले वेक्टर्स, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, उसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर प्रोडक्ट और उसके साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। और आखिर में इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स और प्लस कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके साथ साथ टार्क भी इसके अंदर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स के अंदर जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिफाइन करेंगे। और उसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। और आखिर में डिटेल के साथ इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये सारा कुछ था चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम वर्क, उसके साथ साथ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, इसको हम देखेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को देखेंगे। इसमें पावर जो है उसको भी डिफाइन किया गया है। और आखिर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लास्ट में जो है ना वो इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। अब बहुत से पैरामीटर जो आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर लीनियर मोशन के अंदर करेंगे, उन्हीं के हिसाब से हम फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर एंगुलर क्वांटिटीज और सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाएंगे। मसलन अगर हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में अगर हमने वेलोसिटी को देखा है तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे। इधर हमने एक्सेलरेशन को देखा है तो इधर एंगुलर एक्सेलरेशन को देखेंगे। इसी तरीके से इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी और आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और लास्ट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये सारा कुछ हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मीन थिंग्स विच फ्लो। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम विस्कोसिटी का कंसेप्ट लेंगे और इसके अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशंस। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऑसिलेशंस, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसका कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 के अंदर सिंक्रोनाइज करेंगे सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और इसके साथ साथ हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं उनको भी हम देखेंगे, जिसमें सिंपल पेंडुलम है, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है और आखिर में हम रेजोनेंस जो है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, वेव, उसकी टाइप्स और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन ने कैसे मेजर की और उसके अंदर कुछ एरर था
वो लैपलेस ने कैसे उसकी करेक्शन की, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसमें, स्पेशली जो टेम्परेचर है उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे, जो स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स और बीट्स उसको भी देखेंगे, और इसका आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डोपलर इफेक्ट का। तो ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगा। देन चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, इसके अंदर हम हाइगन थ्योरी उसको हम देखेंगे, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके अंदर 3 फेनोमेना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसको डिटेल के साथ देखेंगे, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये 3 फेनोमेना है जो लाइट को एज अ वेव फेनोमेना के तौर पे अब जब हम लेते हैं तो इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, साथ साथ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें सिंपल लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप मींस, साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और इसके अंदर हम फाइबर जो है ना, फाइबर ऑप्टिक्स, इसको भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 11 जैसे नाम के साथ अटैच है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रेशर की इक्वेशन जो है ना वो हमने डिराइव करनी है, जो कि अटैच है, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एप्लीकेशंस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कार्नट इंजन, और आखिर में जो है ना वो हम एंट्रोपी का कंसेप्ट भी लेंगे। तो ये 11 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पेपर पैटर्न को देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमने करना क्या है पूरा साल, ठीक है। तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर वो हैं 85, और हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो 85 में से 85 ले। तो उनमें हमने किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है, तैयारी तो हम करते हैं साथ साथ, लेकिन कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हमने पूरा साल अपने माइंड में रखना है। अगर हम पेपर पैटर्न को पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाता है हमारे लिए। पेपर पैटर्न के अंदर हमारे पास जो टोटल 85 मार्क्स हैं उसको डिवाइड किया गया, उसमें 17 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एफएससी के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये स्टेप 1 के होते हैं। स्टेप 1 का मतलब है इसमें एक लाइन है, उसमें कोई टर्म मिस होगी, कोई क्वेश्चन है, उसके हिसाब से कोई चीज़ पूछ ली जाएगी। तो ये इतने मुश्किल नहीं होते अगर आपने बेटर वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये 17 मार्क्स के एमसीक्यू ये टीचर डिफरेंट वे से आपको तैयार भी करवाते हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो साथ साथ तैयार करवा देते हैं, कुछ जो है ना वो असाइनमेंट के तौर पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देते हैं कोई भी चैप्टर एंड करने के बाद, कुछ जो है ना वो पूरी बुक एंड होने के बाद वहाँ पे भी तैयार करवा देते हैं। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि उसको वो कैसे तैयार करवाएंगे, लेकिन ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको तैयार करना एफएससी लेवल के लिए। दूसरा पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का है, मेजर पोर्शन। मोर देन 50% मार्क्स जो हैं आपके वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हैं। ये देख लें कि इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया और टोटल मार्क्स बनते हैं 44। इसके पहले पोर्शन में आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपको 8 करने होंगे। एक 2 नंबर का है तो टोटल मार्क्स बनेंगे 16। यही पोर्शन बी के अंदर, और पोर्शन सी के अंदर आपको 6 करने होंगे, टोटल 9 गिवन होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 मार्क्स बनेंगे। इन सब को सम अप करें तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है लिखना भी शॉर्ट है लेकिन मुकम्मल लिखना है। तो ये ऐसे जैसे कोई टेक्निकल चीज़ पूछी गई है। जी हाँ, अगर आपको टॉपिक बेटर वे से आता है और आप इवन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, दरमियान में से भी पूछे जा सकते हैं, जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको चीज़ प्रॉपर वे से आती है तो आपने ये नहीं है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखने से आपको नंबर मिलेंगे। आपसे जो चीज़ जितनी पूछी गई है उसको आप प्रॉपर वे में लिख दें। वो 2 लाइन में भी हो सकती है, 3 लाइन में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 1 लाइन में भी हो सकती है। अगर आप उसको प्रॉपर बता देते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 2/2 होंगे। और समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स टोटल जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं वो है 22 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करके आए हैं और उनके मार्क्स 44 आएंगे, लेकिन होता ये है कि इनमें से बाज़ दफ़ा 30 और 35 के दरमियान में मार्क्स आ जाते हैं। तो रीज़न क्या होती है कि हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं लिखा होता। तो पूरा साल ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको इस तरीके से तैयार करवाए कि आपके जो मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हो वो 2/2 हों, 1/2 ना हो, कहीं से भी आपका नंबर ना कटे। तो ये बहुत ही टेक्निकल होता है और टीचर आपको साथ साथ बता देता है।
सम टाइम अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी गई है तो आप कोई उसके साथ यूनिट मिस कर देते हैं, बाज़ दफ़ा कोई डायग्राम होती है वो मिस कर देते हैं, बाज़ दफ़ा आप इक्वेशन नहीं लिखते। तो ये सारी पैरामीटर्स आप पूरे करेंगे तो तब आप 2/2 मार्क्स लेंगे। और कुछ मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन उनके अंदर रीज़न गिवन होती है, अगर वो रीज़न आपने प्रॉपर दे दी है, चाहे वो 2 लाइन के अंदर भी आपने दे दी है, तो आपको पूरे नंबर जो है ना वो मिलेंगे। तो टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा फोकस जो है ना वो इसी पे करता है। वजह क्या है? 44 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट ये 44 मार्क्स हासिल कर लेता है तो उसके लिए इस रेंज के अंदर जाना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे हमेशा आपने ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, उसमें 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का न्यूमेरिकल अटैच होगा। तो ये स्कीम है, ये स्कीम हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है। जो पिछले साल की स्कीम थी वो मेरे माइंड में थी तो वो वैसे मैंने आपको शेयर कर दी है। चैप्टर नंबर 10 को 11 के साथ, चैप्टर नंबर 2 को 3 के साथ, 4 को 8 के साथ, 5 को 6 के साथ और 7 को 9 के साथ। ये हर साल पिछले 2 या 3 साल में यही रूटीन रही है कि ये हर साल चेंज हो जाती है। तो इसमें से ये होता है कि एक में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरे में से न्यूमेरिकल। ये नहीं होगा कि इसमें से फर्स्ट में से लॉन्ग है तो दूसरे में से न्यूमेरिकल, किसी एक में। अगर इसमें से लॉन्ग है तो इसमें से न्यूमेरिकल, इसमें से लॉन्ग है तो इसमें से न्यूमेरिकल, लेकिन दोनों को सम करेंगे तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 8। और टोटल 3 है तो टोटल मार्क्स कितने बन गए? 24। इन सब को अगर आप सम करें तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 85। तो आपने हर अलग पोर्शन को बेटर वे से फोकस करना है ताकि कहीं से भी आपका एक या आधा नंबर जो है ना वो कैंसिल ना हो और आपका टारगेट पूरा साल यही रहना चाहिए, 85/85। लास्ट पोर्शन जिसको हमने आज डिस्कस करना था वो है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ये मैंने टॉपिक क्यों शामिल किया है? आपने ये देखा होगा कि अगर आप MCAT के अंदर जाएं, सुना होगा तो उसमें हमेशा फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। दूसरा, आप इवन फिजिक्स की फील्ड में भी आगे जाना चाहें, अगर आप अच्छे फिजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अननोन न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इवन FSC के अंदर आपके पास अननोन न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते, नॉन न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद 90% स्टूडेंट्स ये जो फ्री के मार्क्स होते हैं ये गलत कर बैठते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है उसको हम देखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके जो स्टेप्स हैं उनको भी हमने माइंड में रखना है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? राइट इक्वेशंस ऑफ चैप्टर्स। सपोज कर लें आपने कोई एक चैप्टर है, चैप्टर 1 या 2, सपोज कर लें आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड कर लिया है। अब आप ये करेंगे कि जब टीचर न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा रहा होगा तो आप ये करेंगे कि आप चैप्टर में से खुद देख के तमाम इक्वेशंस आप एक पेज पे लिख लेंगे पहले से। ये आपका पहला काम होना चाहिए। आप पहले से तमाम इक्वेशंस देख के आप लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, स्टेटमेंट। टीचर बुक उठा के वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट कर देता है और आपका सारा का सारा फोकस बोर्ड पे होता है कि वो बोर्ड पे लिखेगा और आपने साथ साथ उसको लिखते जाना है। ऐसा नहीं करना। जब टीचर वहां से स्टेटमेंट देख रहा है तो आपने भी उस स्टेटमेंट को बुक अपने सामने रख के उसको देखना है। वरना ऐसे लगता है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल का, ऐसा लगता है जैसे ये देखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम पूरा साल सॉल्यूशन तो देखते रहते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स की लाइंस को नहीं देखते। तो ये आपका दूसरा काम होना चाहिए। स्टेटमेंट आपने लाजमी देखनी है। वो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? वो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी उसमें और कोई चीज़ मिसिंग होगी। यही हर न्यूमेरिकल का एक पैटर्न होता है। अब वो जो क्वांटिटीज हैं वो हम ये देखेंगे कि वो क्वांटिटीज SI यूनिट में है या विदाउट SI यूनिट्स में है। अगर वो SI यूनिट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा अगला काम होगा। ये मैंने एक एग्जांपल से भी आपको अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ। सपोज कर लें कि ये मैथ्स गिवन है SI यूनिट में, हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ये देखें ट्रेवल। अब यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्वांटिटी कौन सी है। टीचर तो यहाँ लिख देता है तो आपने वहाँ से खुद रीड करना है। उसके यूनिट से पता चल रहा है कि km/h। ऊपर जो है ना वो डिस्टेंस है और नीचे जो है वो टाइम है। इट मीन्स ये आपके पास ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम है। इट मीन्स ये आपके पास v की वैल्यू है। यहाँ पे आप बताएंगे 54। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये km/h में है, इसको आप SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किलो की वैल्यू 10⁻³ और आर की जगह 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये देखें उसी
के अंदर कोई ना कोई कंडीशन भी गिवन होती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई क्वांटिटी जीरो तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर, इसका मतलब है पहले उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, उसके बाद वो रेस्ट में आ गया। तो ये जो वेलोसिटी होगी, ये वाली वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब टीचर जब डाटा लिख रहा होता है वो यहाँ पे लिख रहा है, उसको तो पता है इस चीज का, लेकिन आपने पढ़ के देखना है कि यहाँ पे जीरो क्यों है। ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, और ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। और जो चीज पूछी गई है उसके सामने आप सवालिया निशान डाल देंगे। ये आपने सवालिया निशान डाल दिया। ये मैं फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो दोबारा यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड किया, और जो भी क्वांटिटीज गिवन थी उनको हमने लिख लिया। जो क्वांटिटीज ऐसा यूनिट में नहीं थी उनको हमने कन्वर्ट कर लिया। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कांस्टेंट की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन वो उस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं होते। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो ना भी गिवन हो तो वो आपको याद होने चाहिए। तो उनकी तादाद बहुत कम होती है, तो वो आपने हर चैप्टर के अंदर जो भी होंगे उनको याद रखना होगा। नेक्स्ट, आपने ये डाटा बना लिया, यहां तक डाटे का काम था। डाटा बना लिया, अगर डाटे के अंदर आपने कोई कन्वर्जन वगैरह की है तो ये समझ लें आपका डाटा 1 नंबर का है। टोटल मार्क्स न्यूमेरिकल्स के जो एक न्यूमेरिकल के वो 3 होते हैं, तो 1 नंबर आपने हासिल कर लिया। उसके बाद आपने वो जो लिस्ट बनाई हुई है इक्वेशंस की, उसमें से खुद जज करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। सपोज कर लें ये हमारे पास डाटा है, हमने फोर्स मेजर करनी है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो कौन सी यूज हो सकती हैं। सपोज कर लें यहाँ पे मैंने यहाँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो फार्मूला है वो यूज की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर दिया। 90% स्टूडेंट यहां तक काम कर लेते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होता। फिर आंसर क्यों गलत आता है, ये 7वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर यूज ऑफ कैलकुलेटर। होता यह है कि पूरा साल 1 या 2 स्टूडेंट किसी क्लास के अंदर उनके हाथ में कैलकुलेटर होता है, और कैलकुलेटर से वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो वो बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है उसको वो साथ साथ लिखते जा रहे हैं। आपके पास अपना कैलकुलेटर हो जिससे आपने आंसर निकालना है। अगर आप आंसर नहीं निकालते और कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब भी कोई वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ जाएंगी तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। और अगर आपका खुदा न खास्ता आंसर गलत आ गया है, इसका मतलब है 2 नंबर आपके गए, और समटाइम डाटे का नंबर नहीं होता हो, तो आपको कोई नंबर नहीं मिला, आपने सारा काम किया है। सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ ना करने की वजह से आपने 3 नंबर गंवा दिए। तो आपको कैलकुलेटर प्रॉपर वे से यूज़ करना आना चाहिए। जब आप पूरा साल यूज़ करेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। ये भी आपको इसका एज मिलेगा। अब आपने कैलकुलेटर को प्रॉपर वे से अगर यूज़ करते रहिए तो आप आंसर बेटर वे से निकाल सकते हैं। जब आपका रिजल्ट निकलेगा उसके साथ उसका जो प्रॉपर यूनिट है, ये आधा नंबर होता है इसका, वो आप पुट कर दें तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को आपने हमेशा माइंड में रखना है जब भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। उसमें ये 7वां पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर का यूज़, क्योंकि एफएससी के अंदर ये यूज़ होता है। और जनरल पॉइंट्स मैंने इसलिए बताए हैं कि आपके पास एफएससी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं ये नॉन फॉर्म में होते हैं, यानी जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर गिवन है या एग्जाम्पल्स गिवन है वहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर वो भी आपके गलत हो जाए तो ये बहुत अफसोस की बात होती है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखें तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।